ओवर न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का उद्घाटन किया। यह निवास उत्तराखंडियों को दिल्ली में ठहरने की सुविधा देगा और राज्य की संस्कृति को भी प्रदर्शित करेगा। सीएम ने घोषणा की कि राज्य स्थापना दिवस सादगी से मनाया जाएगा। सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा हादसे को देखते हुए 8 नवंबर को केवल सेवा और स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीएम ने पर्वतीय मार्गों पर अतिरिक्त बसें चलाने के भी निर्देश जारी किए हैं। राज्य की नई कनेक्टिविटी परियोजनाओं का काम आज भी धरातल पर नहीं उतर सका। टनकपुर हरिद्वार कंडी मार्ग और बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन जैसी परियोजनाएं दशकों से लंबित है। बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन के लिए इस साल सर्वे शुरू किया गया है, जबकि काशीपुर धामपुर रेलवे लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है। राज्य में तकरीबन 6000 गाँवों में सड़कें अब भी नहीं पहुंच पाई है। ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 5828 गाँव के लोग 5 किलोमीटर तक की दूरी पैदल तय करते हैं। टनकपुर रामपुर मार्ग की मांग भी पूरी नहीं हुई और कई जगह पर अब भी कच्चे मार्ग है। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा 3 प्रमुख वर्ग सम्मेलन आयोजित करने की योजना बना रही है। पार्टी प्रवासी सम्मेलन के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेगी। महिला, अनुसूचित जाति और पूर्व सैनिकों के लिए ये सम्मेलन महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सराहा और अल्मोड़ा हादसे के कारण राज्य स्थापना दिवस को सादगी से मनाने का स्वागत किया। दिल्ली और लुधियाना में भी प्रवासी सम्मेलन की तैयारियां की जा रही हैं। पौड़ी में एक शाखा डाकपाल के हिंदी में आवेदन पत्र न लिख पाने से डाक विभाग की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। चयनित व्यक्ति ने आवेदन पत्र में कई गलतियां की, जिससे विभाग के अधिकारी हैरान रह गए। शाखा डाकपाल ने हरियाणा बोर्ड से हाई स्कूल में हिंदी में 95 अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी वह सरल हिंदी नहीं लिख पाए। पौड़ी डाक अधीक्षक दीपक शर्मा ने मामले की रिपोर्ट देहरादून परिमंडल भेज दी और कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि आगामी बजट सत्र में प्रदेश सरकार सख्त भू कानून लेकर आएगी। इस कानून की प्रतीक्षा काफी समय से हो रही है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास में हो रहे विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड प्रथम स्थान पर रहा है और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप्स में भी उपलब्धियां हासिल की है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता और नकल विरोधी कानून जैसे कदमों की सराहना की और प्रदेश में धर्मांतरण पर सख्त कानून लागू करने की बात कही। फेमिना मिस इंडिया 2017 और भाजपा नेत्री अनुकृति गुसाई रावत केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में जनसंपर्क अभियान में जुटी है। दिलचस्प बात है कि उनके ससुर वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। अनुकृति ने भाजपा के विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और इसलिए वे भ्रम फैला रहे हैं। अनुकृति ने अपने ससुर के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में अलग विचारधारा होना स्वाभाविक है। उत्तरकाशी में मस्जिद प्रकरण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भूमि अभिलेखों की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का लव लैंड और थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी ने अधिकारियों से विकास योजनाओं की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 5000 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और पर्यटन के विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। अल्मोड़ा के बस हादसे में घायलों से मिलने रामनगर पहुंचे सीएम धामी का कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया, जिसके चलते रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया है। विधायक बिष्ट ने इसे संवेदना प्रकट करने का समय बताया और विरोध को अनुचित करार दिया। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। विधायक ने कहा कि अस्पताल की बदहाल स्थिति को लेकर उठी मांगों को सही मंच पर उठाना चाहिए था। उत्तराखंड वन विभाग की वन आरक्षी भर्ती 2022 में प्रतीक्षा सूची के 160 अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा में धरना दे रहे हैं। भर्ती की 894 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में चयन के बावजूद विभाग ने तैनाती प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि विभागीय फाइलें सुस्त रफ्तार से चल रही हैं, जिससे वे अन्य अवसरों से वंचित रह रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि मामला अभी शासन स्तर पर लंबित है और अनुमोदन के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आगामी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर राज्य सरकार से स्पष्टता मांगी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने 6 नवंबर को मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को 7 नवंबर तक बीएस वर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी की आरक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने बताया कि निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए बीएस वर्मा के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई थी। इसकी रिपोर्ट अब उपलब्ध है और इसे लागू करने के लिए नया विधेयक लाया जा रहा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि आरक्षण 2011 की जनगणना पर आधारित होने से पहाड़ के बजाय मैदानी क्षेत्र में ओबीसी की संख्या बढ़ने का लाभ नहीं मिल रहा है।
इस मामले में रुद्रपुर निवासी रिजवान अंसारी ने जनहित याचिका दायर की है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 9 अस्पतालों को पीपीपी मोड से हटाकर अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के अनुसार लगातार आ रही शिकायतों के चलते यह कदम उठाया गया। टिहरी गढ़वाल में 2 अस्पतालों को पहले ही सरकार के अधीन लाया जा चुका है, जबकि अन्य अस्पतालों का संचालन भी दिसंबर तक सरकार के नियंत्रण में आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी अस्पतालों के उपकरण और संसाधनों की समीक्षा के बाद ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विभागीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। सरकार के इस निर्णय से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनीताल परिसर में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डीएवी परिसर में छात्रों ने कुल सचिव का घेराव कर 9 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं की तिथि में बदलाव की मांग की। छात्रों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि चुनाव की तारीख जल्द घोषित की जाए, वरना वे भूख हड़ताल और आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति वर्तमान में चीन में हैं, जिनसे वीडियो कॉल पर बात कराने की कोशिश की गई। अंततः ऑडियो कॉल के जरिए छात्रों से बातचीत कर कुलपति ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली जिले में संचालित वन स्टॉप सेंटर घरेलू विवादों से पीड़ित महिलाओं का सहारा बन रहा है। साल 2019 में स्थापित इस केंद्र ने अब तक 237 महिलाओं में से 231 का सफलतापूर्वक निस्तारण किया है। सेंटर के माध्यम से महिलाओं को आवास, भोजन, चिकित्सा, कानूनी सलाह और परामर्श जैसी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर का स्थायी भवन निर्माणाधीन है, जो जल्द ही पूरी तरह संचालित हो जाएगा। इस सेंटर में एक प्रशासक, अधिवक्ता, केस वर्कर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की गई है। उत्तराखंड में भाजपा ने संगठन पर्व का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिसमें पार्टी सक्रिय सदस्यों की सूची जारी करेगी। पहले चरण में 20 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने के बाद अब पार्टी का फोकस सक्रिय सदस्यता पर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि 10 नवंबर तक जिलेवार सूची कार्यालयों में सार्वजनिक कर दी जाएगी। संगठन पर्व के तहत बनाए गए सक्रिय सदस्य ही पार्टी की आगामी गतिविधियों और चुनाव में हिस्सा लेंगे। दिसंबर तक नए अध्यक्ष के चुनाव के लक्ष्य के साथ भाजपा बूथ से लेकर जिला स्तर तक की संगठनात्मक संरचना में बदलाव करेगी। भट्ट ने कहा कि नए सदस्यों के साथ पार्टी की चुनावी तैयारियां मजबूत होंगी। अल्मोड़ा जिले के सर्ट में हुए बस हादसे में घायल लोगों का हाल जानने के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंची। दुर्घटना में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। रेखा आर्य ने डॉक्टरों को निर्देश दिया कि घायलों को बेहतर उपचार मिले और जरूरत पड़ने पर हायर सेंटर के लिए रेफर किया जाए। उन्होंने घायलों के परिजनों को आश्वासन दिया कि सरकार सभी घायलों का निःशुल्क इलाज करवा रही है। हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 27 घायल विभिन्न अस्पतालों में भर्ती है। मंत्री ने घायल मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। लाल कुआं में 150 से अधिक दुकानों को वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिए जाने से व्यापारियों में आक्रोश है। दुकानदारों को 8 नवंबर तक अपने स्थान खाली करने के लिए कहा गया है, जिससे उनका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है। स्थानीय दुकानदारों ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट से मुलाकात कर विरोध जताया और चेतावनी दी कि अगर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाया तो वे आंदोलन करेंगे। व्यापारियों का कहना है कि वे दशकों से इस जमीन पर व्यवसाय कर रहे हैं और नोटिस ने उनके रोजगार पर संकट खड़ा कर दिया है। वन विभाग का कहना है कि यह आदेश राजमार्ग किनारे अवैध निर्माणों को हटाने के लिए है। नैनीताल जिले के रामनगर में पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो अभियान के तहत 100 से अधिक हुड़दंगियों और नशेड़ियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए शराब के नशे में शरारत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की और रात में पकड़े गए व्यक्तियों की काउंसलिंग कर डाटा इकट्ठा किया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर चलाई गई इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस का कहना है कि अभियान के जरिए महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगेगी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछले 1 साल से अधिकारियों के कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं, जिसके चलते वरिष्ठ प्रोफेसरों को अस्थायी रूप से अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ रहा है। इस स्थिति का असर छात्रों के पठन पाठन पर भी पड़ रहा है। वर्तमान में कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त अधिकारी और खेल निदेशक जैसे पद रिक्त हैं। विश्वविद्यालय ने इन पदों को भरने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, जिसकी अंतिम तिथि 6 नवंबर को समाप्त हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन पदों को 60 दिनों में भरने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद प्रशासन ने धाम और पैदल मार्ग की सफाई का विशेष अभियान चलाया, जिससे अब यह स्थान साफ सुथरा नजर आ रहा है। इस वर्ष 16 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए। यात्रा के अंतिम चरण में बड़ी संख्या में भक्तों ने यहां आकर पूजा अर्चना की। धाम के बंद होने के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से सफाई अभियान चलाया, जिसमें कुंतलों का कूड़ा करकट हटाया गया। डीएम सौरभ गहरवाल के निर्देश पर पूरे क्षेत्र में 2 दिन के भीतर सफाई की गई। इस सफाई अभियान का उद्देश्य धाम की पवित्रता और पर्यावरण को संरक्षित रखना था। तुंगनाथ घाटी के अवधार मक्कू बैंड पैदल मार्ग पर विभाग द्वारा टेंट और हट निर्माण से आवाजाही बाधित हो गई, जिससे भगवान तुंगनाथ की जल विग्रह उत्सव डोली को 5 घंटे की देरी का सामना करना पड़ा। भक्तों ने इस स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। यह यात्रा मार्ग तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद देव डोली की यात्रा के लिए पारंपरिक है।
लेकिन विकास कार्य के नाम पर रास्ते को अवरुद्ध करना श्रद्धालुओं के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मार्ग से अतिक्रमण हटाया और यात्रा को जारी रखा। श्यामपुर क्षेत्र में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मोहित और रविंद्र ने मृतक गोपाल की जेब में रुपए देखकर उसे मारने की योजना बनाई। पहले आरोपियों ने गोपाल के साथ शराब पी, फिर नशे की हालत में उसका गला घोटकर हत्या कर दी और पहचान मिटाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया। शव के पास से पैसे और पहचान पत्र भी चुराए गए हैं। पुलिस जांच में आरोपियों की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई थी, जिसके आधार पर उन्हें पकड़ लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने गोपाल की हत्या करने की बात कबूली, जिसके बाद कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया 13 नवंबर को शुरू होगी। पंच पूजाओं के साथ 13 तारीख को गणेश पूजा होगी और उसी दिन गणेश मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। 17 नवंबर को रात 9:07 पर मुख्य कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद 18 को कुबेर और उद्धव जी की गद्दी पांडुकेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी, जबकि 19 नवंबर को शंकराचार्य की गद्दी ज्योतिर्मठ के लिए रवाना होगी। विकास विभाग की एक समीक्षा बैठक में पाया गया कि कई कंप्यूटर ऑपरेटरों को लैपटॉप चलाना तक नहीं आता, फिर भी उन्हें विकास कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा पोंडे ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए वीडियो को निर्देश दिया कि या तो इन कर्मचारियों को हटाया जाए या उन्हें प्रशिक्षण पर भेजा जाए। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए यह भी पाया गया कि समय पर डाटा एंट्री न होने के कारण विकास कार्यों की प्रगति में बाधा आ रही है। सीडीओ ने निर्देश दिया कि ब्लॉक स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए और रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत की जाए। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।